So before starting today's class, I just want to know what you know about accounts. आप अकाउंट्स के बारे में क्या जानते हो? जर्नल द फाइल कंटेनर करेक्ट, वी आर अनेबल टू गिव टू एडिट. ओके, ठीक है, फिर से खोल के देखते हैं. टेल मी ये सही से डाउनलोड नहीं हुआ है. एनीवे डाउनलोड तो हम फिर से कर लेंगे, बट हम आपसे एक ही क्वेश्चन पूछे हैं. वेरी गुड. एक मिनट इसको ये एक बार फिर से डाउनलोड करें. हाँ, वो अकाउंट इसको करप्ट बोल रहा है. एनी आंसर फ्रॉम दिस साइड? अकाउंट्स के बारे में आप क्या जानते हो? अकाउंटिंग, इसने कहा अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ. समथिंग कहीं से आप लोग सही हो. अच्छा, अकाउंटिंग का ज़रूरत क्यों पड़ा? अकाउंट, वाई अकाउंटिंग? अकाउंट, चलो पहले इस डेफिनेशन में आते हैं. ही हैज सेड कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग. आर्ट है. व्हाट इज आर्ट? आर्ट का मतलब यू सेड अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ. आर्ट का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग एक आर्ट है. आर्ट का मतलब होता है कला. कला का मतलब आर्टिस्ट क्या होता है? जो कितने सुंदर तरीके से, अगर एक पेंटिंग है तो इस पेंटिंग को बना रहा है, एक मूर्ति है तो मूर्ति को बना रहा है, गिटार है तो गिटार कितना सुंदर से प्ले. दीज आर द आर्ट ना. तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट. ये भी एक कला है कि कितने, हाउ ब्यूटिफुली, हाउ विथ एवरी ट्रांसपेरेंसी हम अपने किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं? वी आर डूइंग थ्री टास्क: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग. तो रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, ये तीन काम कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई? किसको समराइज कर रहे हैं? किसको? यू सेड अकाउंटिंग इज एन आर्ट, है ना, ऑफ थ्री थिंग्स: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग. हमें रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना और समराइज करना है. किसको? दो चीज़ों को. नंबर वन, बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स. दो बातें लिखी हुई है वहाँ पर, ठीक है. नॉट ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट इंक्लूड्स इवेंट्स ऑल्सो. हमें रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज करना है बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को. कैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स? विच आर, व्हाट इज रिटन, विच आर एट लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको मनी में नाप सकते हैं, ठीक है. एंड लास्ट, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ. ठीक है. ये इंटायर डेफिनेशन, इसको हम लोग तोड़ तोड़ के लिखे हैं. अकाउंटिंग एक कला है, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज करने का. किसे रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज करना है? बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स. बिजनेस ट्रांजेक्शन को फिर हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन. बिजनेस ट्रांजेक्शन हम किसे बोलते हैं? एंड इवेंट्स किसको बोलते हैं? एनी आइडिया? बिजनेस ट्रांजेक्शन इवेंट.
दिस इज एन एग्जाम्पल, यू कैन से दिस इज एन एग्जाम्पल। बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक एग्जाम्पल होता है परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या? ट्रांजेक्शन का मतलब बिजनेस एक्शन। ट्रांजेक्शन ओनली मीन्स एक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब हो गया बिजनेस एक्शन, ठीक है। बिजनेस के एक्शंस को, तो बिजनेस एक्शन क्या हो सकता है? सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, इनकरिंग एक्सपेंसेस, सैलरी देना, रेंट देना, ट्रैवलिंग करना, एडवर्टीजमेंट करना। तो आप देयर कैन बी सो मेनी ट्रांजेक्शंस जो साल भर होते रहते हैं, उन्हें को ही रिकॉर्ड करना है। एंड द सेकेंड थिंग विच वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इज, तो इवेंट्स क्या है? एनी आइडिया? एनीवन वांट्स टू से? इवेंट्स मतलब एंड रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है। तो फाइनल रिजल्ट में कहाँ दिखता है? जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, ये आपका ट्रांजेक्शन है, थ्रू आउट 3-4 महीने हम लोग पढ़ेंगे, तो दीज आर द एक्शंस ना, हमारे लाइफ का एक्शन है, तो हमारे बिजनेस का भी एक्शन की सेल, परचेज, ये सब होते रहते हैं। रिजल्ट कब आता है? इवेंट कब होगा? जब हमारा रिजल्ट आएगा, फेल या पास। गेटिंग द पॉइंट? तो वैसे ही एक साल भर हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, साल भर परचेज किए गुड्स को, बेचे गुड्स को, खर्चे हुए, राइट ना? यही तो होता है एक बिजनेस में, और क्या होता है। और जब हम लोग सारे ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं तो एक रिजल्ट जानना चाहते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, राइट ना? और क्या रिजल्ट आता है कि हमारा कैपिटल कितना, सारा काम करने के बाद कैश कितना बचा, हमारा कैपिटल कितना है, मशीनरी या एसेट्स कितने हैं, मतलब सारे एंड रिजल्ट आपको दिख जाएंगे बैलेंस शीट में। और एक्शंस कहाँ दिखते हैं? दिस इज इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो ये 2 वर्ड आपको भी क्लियर हुआ। ट्रांजेक्शन्स किसको बोलते हैं एंड इवेंट्स। ट्रांजेक्शन्स आर बिजनेस एक्शन विच इनकर्स थ्रू आउट द ईयर, साल भर, हर दिन 50, 100, सैकड़ों ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, राइट ना? लेकिन इवेंट एंड रिजल्ट एक ही बार दिखता है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ द बैलेंस शीट में। जो भी दिख रहा है वो आपका रिजल्ट है, जो भी दिख रहा है बैलेंस शीट में वो आपका रिजल्ट है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? हमने एक मशीन खरीदा था, सपोज करिए 15 सितंबर को मशीन खरीदा था 5 लाख का। 15 सितंबर को मशीन खरीदा। कैन यू प्लीज टेल मी द जर्नल? मशीन खरीदा टू बैंक या कैश, राइट ना? से द डेट इज 15/9/2021। हमारा अकाउंटिंग ईयर है 2021-22। कितने का मशीन खरीदा? 5 लाख का। द क्वेश्चन इज, ये ट्रांजैक्शन है या रिजल्ट है? दिस इज द बिजनेस एक्शन। हमने मशीन खरीदा, फिर मशीन को यूज किया तो वो डेप्रिसिएशन हुआ। तो साल भर डेप्रिसिएशन, साल भर नहीं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डेप्रिसिएशन, मोटा मोटी 6.5 महीने का आप मान लो। सो व्हाट विल बी द जर्नल फॉर डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी ना। सपोज करते हैं, सपोज रेट आई एम नॉट गिविंग, आई एम जस्ट एज्यूमिंग 2000 रुपीज़। कैसे निकला आई डोंट नो, अभी हम लोग कोई डेप्रिसिएशन का चैप्टर में नहीं जा रहे हैं, बट डेप्रिसिएशन 2000 का डेप्रिशिएट हुआ, ठीक है। कौन से डेट को डेप्रिसिएशन का एंट्री पास करते हो? ईयर एंड, वेरी गुड, 31/3/2022 को डेप्रिसिएशन का एंट्री हमेशा साल के अंत में पास किया जाता है, ठीक है। अब देखो बैलेंस शीट में क्या दिखेगा? इफेक्ट। अच्छा, ये जो है ये ट्रांजेक्शन है कि रिजल्ट है? दिस यू हैव सेट टी फॉर ट्रांजेक्शन, दिस इज अगेन ट्रांजेक्शन, साल भर यूज हुआ तो ये भी ट्रांजेक्शन है। एंड रिजल्ट अब आपको कहीं दिख रहा है इसका मशीनरी के रूप में, बैलेंस शीट में ये जाएगा। इफ आई ड्रॉ द बैलेंस शीट, स्केल लेके आते हैं हम लोग, ओके, लाइन। इफ आई ड्रॉ द बैलेंस शीट, तो ओके, तो यहाँ पर मशीनरी दिखता है ना, कितने का दिखेगा? 5 लाख, राइट? लेस डेप्रिसिएशन अमाउंटेड टू 2000 and the amount will be 4,98,000. So this is the end result.
दिस इज द इवेंट। तो बैलेंस शीट में जो भी दिख रही है साल के अंत में 31/3/22 का हमारा बैलेंस शीट है एज ऑन, बैलेंस शीट पे आप लिखोगे ना एज ऑन 31/3/2022। सो दिस इज द रिजल्ट। तो बैलेंस शीट में कुछ भी दिख रहा है, एनी एसेट, एनी लाइबिलिटी, द कैपिटल, क्लोजिंग फिगर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये जो भी डिटेल्स आपको दिख रहे हैं वो सब क्या है, आपके इवेंट्स हैं। तो अकाउंट्स, वापस आते हैं डेफिनेशन में। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग टू थिंग्स। नंबर 1 इज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। कैसे ट्रांजेक्शन भैया? कि ट्रांजेक्शन में कुछ क्वालिटी होनी चाहिए विच आर एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जिसमें बिजनेस की बातें हों, कॉमर्स की बातें हों। अब घर के लिए अगर आप एयर कंडीशनर खरीदोगे तो ट्रांजैक्शन कोई जर्नल पास नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कोई बिजनेस की बातें नहीं है। लेकिन वही हम लोग बिजनेस के लिए सॉरी ऑफिस के लिए अगर आप एयर कंडीशनर खरीद रहे हो तो आप जर्नल पास करोगे, एसी अकाउंट डेबिट टू बैंक या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। गेटिंग द पॉइंट। एंड मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको आप मनी में नाप सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट गुण होना चाहिए हमारे ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स में। जो चीज़ को पैसे में नहीं तोला जा सकता उसे अकाउंट्स में जगह नहीं। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और हम लोग बहुत सारे क्लासेस में, आने वाले लेक्चर्स में इस चीज़ पर एम्फेसिस करेंगे। जैसे इफ़ यू आर पेइंग सैलरी टू योर एम्प्लॉई, आप एंट्री पास करते हो सैलरी टू बैंक, राइट? क्या एंट्री पास करते हो? सैलरी टू बैंक। इफ़ यू आर पेइंग सैलरी टू योर एम्प्लॉई, आप सैलरी टू बैंक करते हो। अगर अब वो एम्प्लॉय आपके लिए बहुत फेथफुल है, बहुत लॉयल है, ही कैन डू एनीथिंग फॉर यू, बहुत विश्वासी है, तो उसके इस विश्वास जो आप उस पर फेथ कर सकते हो, उसके लिए कोई जर्नल पास कर सकते हो। या बहुत फ्रॉड करता है, क्या उसके लिए जर्नल पास हो सकता है? सिंस दीज ह्यूमन, आप बोल सकते हो, फीलिंग्स कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। गेटिंग माई पॉइंट? सो उसको अकाउंट्स में जगह नहीं मिली है, तो हम वैसे ही ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम मेज़र कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी और जो फाइनेंशियल नेचर का है। एंड एट लास्ट इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट जानना कि हमने क्या खोया, क्या पाया, साल भर मेहनत किया, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, हमारा एसेट्स कितने हैं। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट के लिए बेस्ट पार्ट इज़ रेशियोज़। रेशियो की सहायता से, जैसे एनपी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, आप लोग पढ़े हो 11th-12th में, थोड़ा बहुत जगह पढ़े तो कुछ रेशियो का नाम अगर टर्नओवर रेशियो बोलें, करेंट रेशियो बोले, या आप लोग निकालना जानते होगे तो उसका भी कुछ मीनिंग होता है। निकालने के लिए, निकालने के बाद एनालिसिस होता है कि बिजनेस हमारा ग्रो कर रहा है या डाउनवर्ड है। रेशियो हमारे सीए फाउंडेशन चैप्टर ये कोर्स में भी नहीं है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा उस पर एम्फेसिस नहीं करेंगे, बट रिजल्ट को इंटरप्रेट करने का तरीका ही है रेशियो एनालिसिस। ठीक है, तो वापस डेफिनेशन में आए। अब डेफिनेशन में क्लियर है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इवेंट्स। कैसे ट्रांजेक्शन इवेंट्स जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, जिनको मनी में नापा जा सकता है, और इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, राइट ना। अब रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ये 3 वर्ड पर अब एम्फेसिस करते हैं। ये तो हम लोग बस अभी तक बोल के निकल गए थे। व्हाट इज़ द वे टू रिकॉर्ड? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। पहला सीढ़ी है रिकॉर्डिंग, है ना। अकाउंटिंग का पहला सीढ़ी है रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्ड आप कैसे करते हो, एनी आइडिया? बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज। ठीक है। सेकंड क्या है? क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करने के लिए हमारा दूसरा पड़ाव, दूसरा स्टेप है लेजर बनाना। और समराइज करना का मतलब ट्रायल बैलेंस, नॉट बैलेंस शीट, दिस इज ट्रायल बैलेंस। ठीक है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग दीज टू, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। रिजल्ट को जानना है, हमने क्या खोया, क्या पाया, तो इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लियर है ये टर्म? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट और
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ें आती हैं. वी हैव टू थिंग्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या क्या? नंबर 1 इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सेकेंड इज बैलेंस शीट. समझ में आ गया? तो हमारा एंड यही है, इसी को बनाना. इसीलिए इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग जब स्टूडेंट होते हैं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट. अल्टीमेटली हमें यहीं पहुंचना है, यही बनाना है. ठीक है? तो डेफिनेशन इज नाउ क्लियर आई थिंक. मे आई गो अहेड. सेकेंड पॉइंट जो हमें जानना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्या पर्पस से अकाउंटिंग किया जाता है? बिजनेस को अकाउंट्स बनाना चाहिए, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस करना चाहिए. एनी आइडिया? टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस बोल सकते हो. टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. देखो दो ही ऑब्जेक्टिव है. यस, टू नो द profit, to know the result. Better to write to know the result. Result may be profit, result may be loss. ठीक है? To know the result and to know the financial position. To know the result, result जानने के लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आप देखो ये जीपी भी देता है और एनपी भी देता है ना. ट्रेडिंग बना दोगे तो जीपी मिल जाएगा और पीएल बना दोगे तो एनपी मिल जाएगा. और टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट. तो हमारा अकाउंटिंग करने का मेन मकसद ही है ये दोनों, प्रॉफिट और लॉस बनाना और बैलेंस शीट बनाना. तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बोलो या ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट बोलो, दोनों एक ही चीज़ को सपोर्ट कर रहा है. Now the next point which we are going to start, third point. पहला था डेफिनेशन, दूसरा था ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, तीसरा हु प्रिपेयर्स. कौन बनाता है? किसे प्रिपेयर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ठीक है? हु विल प्रिपेयर? ये क्वेश्चन है मेरा आपसे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टेल मी, आंसर दीजिए. कौन बनाएगा? वन वर्ड आंसर हो सकता है बिजनेस एंटरप्राइज. जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो बनाते हैं. तो मेरा क्वेश्चन आपसे होगा, क्या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग नहीं करते हैं? तो इवन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओज आपने पढ़ा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दे उनका भी एक ड्यूटी है कि एंड रिजल्ट जानना और बैलेंस शीट बनाना. तो एनी वन हु इज़ कवर्ड अंडर और हु इज़ क्या बोला जाए कि involved in business transaction as well as non-business transactions, if they are serving to the society, when it like a club or like a school, still they have to prepare financial statement. ठीक है? तो अब बिजनेस, इसको अगर हम दो पार्ट में बांटते हैं, कौन बनाता है, तो आप कह सकते हो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वन हु इज concerned with the earning of profit, and NPOs जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनको भी क्या बनाना है? अकाउंटिंग करनी है. अच्छा, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके के हो सकते हैं. वन इज ट्रेडिंग, अनदर इज मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है? दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग? ट्रेडिंग मतलब बिना बनाए हुए, मतलब ये रेडीमेड गुड्स को लाते हैं, उसको विथ सम अल्टरेशन यू में से, या विदाउट एनी अल्टरेशन उसको एज इट इज़ बेच देते. वो बनी बनाई चीज़ों को लाते हैं और उसको उसी प्रकार से उससे प्रॉफिट ऐड करके बेच देते हैं. दे आर द ट्रेडर्स, नॉट द मैन्युफैक्चरर्स. एंड इन कॉन्ट्रास्ट, हु आर मैन्युफैक्चरर्स? वन हु मैन्युफैक्चर्स और बिल्ड और प्रिपेयर समथिंग, जो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. राइट ना? ये क्या खरीदते हैं? रॉ मटेरियल खरीदते हैं.
और उसमें लेबर फोर्स लगाते हैं, वर्क फोर्स, और उसके बाद दैट रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश। यू मे टेक एग्जांपल ऑफ योर स्कूल बैग्स। आप स्कूल बैग बना बनाया खरीद करके उसे प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके बेच रहे हो, तो यू आर अ ट्रेडर। आपने स्कूल बैग खरीदा, अपने स्कूल बैग को बेच दिया, एडिंग योर प्रॉफिट मार्जिन। हु आर यू? यू आर अ ट्रेडर। बट अब आप स्कूल बैग नहीं खरीद रहे हो, आप रैक्सन के शीट्स खरीद रहे हो, आप क्लोथ्स के शीट्स खरीद रहे हो, रॉ मटेरियल्स खरीदा और फिर वर्कर्स को रख करके उनको कन्वर्ट कर दिया, किसमें? स्कूल बैग में। और अब आप क्या बेच रहे हो? स्कूल बैग बेच रहे हो। नाउ यू आर नॉट द ट्रेडर, यू आर अ मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार के हो सकते हैं। और एनपीओज का एग्जाम्पल्स हो सकता है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, लाइक एनी आइडिया? स्कूल, यस, और क्लब्स, हॉस्पिटल्स, राइट ना? दे आर नॉट द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, हालांकि स्कूल और हॉस्पिटल्स द मेन सोर्स, आज आपको भी पता होगा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मकसद उन्हीं का। एक ट्रेडर कम कमा लेगा, लेकिन हॉस्पिटल में एक बार घुस जाओ तो वो तो फिर जान बचे तो वापस आ जाओ, नहीं तो वो बिल पूरा बनाते जाएंगे। एनीवे, तो कौन बनाता है ना? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? एनीवन हु इज इन्वॉल्व्ड इन द सोसाइटी either with profit concern or without any profit concern, they have to prepare accounting, they have to make accounts, चाहे ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है। तो एनपीओ हमारे लिए एक चैप्टर है, अपने सिलेबस में है, एंड जब ये आएगा तब इसे हम कवर करेंगे। अभी हम इसको यहाँ पर वी आर जस्ट लीविंग एनपीओ की बात अब हम लोग आगे नहीं करेंगे। व्हेन वी विल, हमारे पास 2 स्टडी मैट है ना, स्टडी मैट का पार्ट 2 में एनपीओ के चैप्टर हैं, तो वहीं पर इसके बारे में हम लोग उठाएंगे। अभी हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू प्रोसीड विथ एनपीओ, वी हैव लेफ्ट। अभी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न आर नॉट इन आवर सिलेबस। ये हमारे सिलेबस में इन डिटेल नहीं है। एक चैप्टर है फाइनल अकाउंट, ये भी यूनिट 2 में आएगा, बुक नंबर 2 में आएगा। उसमें एक छोटा चैप्टर है जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कैसे अकाउंटिंग करते हैं, तो इसकी बात हम लोग वहीं पर करेंगे। तो इसको भी हम लोग अभी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, तो आप मानकर चलो वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडर्स। जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, अभी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे बनाते हुए। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडर्स, राइट। एक और चीज़, चाहे वो ट्रेडर हो चाहे मैन्युफैक्चरर हो, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्वरूप, आप बिजनेस कर सकते हो 3 प्रकार से। यू मे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, प्रोप्राइटरशिप, number next is partnership, and number third is a company, right। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे बनाना है? हमारा क्वेश्चन था हु प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनपीओ को भी बनाना है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी बनाना है, ट्रेडर को भी बनाना है, मैन्युफैक्चरर को भी बनाना है। मैन्युफैक्चरर हमारे सिलेबस में बहुत डिटेल में नहीं, इसलिए मैंने क्रॉस किया, बट दे हैव टू प्रिपेयर इट, राइट ना। यहाँ से ये क्रॉस वाला हम लोग हटा ही देते हैं, दिस इज़ नॉट इन आवर सिलेबस, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन, बट नाउ दिस इज़ क्लियर कि अब इन सबों को बनाना, चाहे वो ट्रेडर हो चाहे मैन्युफैक्चरर हो। जब आप एक बिजनेस करते हो तो एक सिंगल पर्सन भी कर सकता है, तो अगर सिंगल पर्सन बिजनेस करता है तो उसे प्रोप्राइटरशिप करते हैं, जिसमें ओनर कितना होता है? प्रोप्राइटरशिप में ओनर ओनली 1। अगर आप चाहो तो एक पार्टनरशिप के रूप में भी अपना बिजनेस कर सकते हो। तो टेल मी द ओनर्स कितना होता है मिनिमम पार्टनरशिप में? मिनिमम 2 और मैक्सिमम इज 50, यस। और कंपनी के रूप में अगर आप बिजनेस करते हो तो मिनिमम और मैक्सिमम पता है? तो कंपनी 2 प्रकार की होती है बेटा। नंबर 1 इज प्राइवेट कंपनी और नंबर 2 इज पब्लिक कंपनी, क्योंकि नंबर्स इसमें अलग अलग होते हैं। अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो इनके नंबर्स, ओनर के नंबर मिनिमम कितने होते हैं? 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं? 200, राइट।
पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं 7 पर्सन्स एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड। यहाँ पर प्रोपराइटर कहलाता है अगर सिंगल पर्सन, ही इज नोन एज प्रोपराइटर। पार्टनरशिप में दे आर नोन एज, ओनर आर नोन एज पार्टनर्स, और इन कंपनी दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स, राइट ना। यहाँ प्रोपराइटर कहते हैं, इनको पार्टनर कहते हैं, और थर्ड वाले को कंपनी के फॉर्म में दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स। मेरा फिर से क्वेश्चन, क्या एक प्रोपराइटरशिप को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, आंसर इज ईयर। पार्टनरशिप को बनाना है, आंसर इज ईयर। कंपनी को बनाना है, आंसर इज ईयर। अब हमारे सिलेबस में क्या तीनों हैं, तो अगर आप बुक को खोलोगे तो आपको तीनों पढ़ना है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पार्टनरशिप में बनाना है एंड प्रोपराइटरशिप में। फाइनल अकाउंट जिसको आप बोलते हो, फाइनल अकाउंट जिसको आप बोलते हो, ट्रेडिंग बिल, बैलेंस शीट बोलते हो, तो आपको 80% क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे प्रोपराइटरशिप में। और पार्टनरशिप में देखा जाए तो आपको ट्रेडिंग बिल, बैलेंस शीट बनाने नहीं बोलेगा, वहाँ एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, इस तरीके की कुछ बातें रहेंगी। कंपनी आपको पढ़ना है, कंपनी का फॉर्मेशन, कैसे शेयर इशू होता है, कैसे डिबेंचर इशू होता है, कैसे शेयर फॉरफिट होता है, ये सारी बातें हम लोग को कंपनी में कवर करनी है। लेकिन कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग फिर यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि अभी हम लोग जो भी पढ़ाई करेंगे हम प्रोपराइटरशिप के लिए कर रहे हैं। ट्रेडर है, अब हमारा एजम्पशन यहाँ स्टार्ट हो रहा है। वे अच्छा, उसके जस्ट पहले एक नॉलेज के लिए एक बात हम लिखने जा रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तीनों को बनाना है, क्या उसमें ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट ही होता है कि कुछ और भी बातें होती हैं। तो थोड़ा वेरिएशन है तीनों के। इफ़ इट इज़ अ प्रोपराइटरशिप, एफएस मतलब समझ में आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको फाइनल अकाउंट भी बोलते हो। ये क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, और क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनाते हैं, नंबर 3 बैलेंस शीट, और क्या बनाते हैं, नंबर 4 नोट्स, रिलेटिंग नोट्स। जैसे नोट्स क्या होता है, नोट्स में जब आप एक एज ए स्टूडेंट बनाते हो तो आप सिर्फ बैलेंस शीट आपका फाइनल आंसर हो जाता है, राइट ना। नोट्स क्या होता है, जब प्रैक्टिकल रूप में, प्रैक्टिकली हम लोग जब बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसमें नोट्स दिया जाता है। जैसे हमने डेप्रिसिएशन का 10% एज्यूम किया है, हमने प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5% लिया है, तो जो आपके क्वेश्चंस में मेंशन किया रहता है प्रैक्टिकली, ये सारी चीज़ें हम लोग नोट्स में लिखते हैं। गॉट इट। पार्टनरशिप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तो इनको भी बनाने पड़ता है। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि अब जो प्रॉफिट हुआ एक जन का नहीं है, 50 लोग का है, तो उसको कैसे बांटेंगे, किसी को सैलरी मिलेगा, किसी को कमीशन मिलेगा, किसी को इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चौथा फिर बैलेंस शीट, और 5वां फिर नोट्स, ठीक है। ये था पार्टनरशिप के लिए। नंबर 3 इज फॉर कंपनी। तो कंपनी में ट्रेडिंग वर्ड नहीं होता। कंपनीज एक्ट, कंपनीज आर गाइडेड बाय कंपनीज एक्ट 2013। वहाँ पर इन दोनों को मिलाकर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड पीएल एप्रोप्रिएशन, इन तीनों को मिला के एक ही टर्म आता है, उसको बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बनता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, हम लोग यही पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है कंपनी के लिए। नंबर 2 इज बैलेंस शीट, नंबर 3 इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, वेरी गुड। नंबर 4 यस, कैश फ्लो रहता है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। इक्विटी का मतलब कैपिटल, कैपिटल में बदलाव हुआ। जैसे पिछले साल कैपिटल 5 लाख का था, आपने 3 लाख और शेयर इशू कर दिया, तो एंड कैपिटल कितना का हो गया, 8 लाख। तो ये जो चेंज आया तो आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ता है, बताना पड़ता है एक स्टेटमेंट बना करके, और ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। एंड पांचवा तो नोट्स ही है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ़ इट इज़ अ कंपनी, इसमें क्या क्या आते हैं,
इफ़ दिस इज़ अ प्रोप्राइटरशिप है तो उसमें क्या क्या आते हैं, और पार्टनरशिप है तो उसमें क्या क्या आता है, ये आपकी नॉलेज के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जर्नल हमारा मकसद है, फर्स्ट स्टेप जर्नल से स्टार्ट होता है, तो हम लोग कुछ एजम्पशन ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पर ट्रेडर के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। मैन्युफैक्चरर का भी अकाउंटिंग हम लोग नहीं सीख रहे हैं, हम लोग किसका अकाउंटिंग सीख रहे हैं, ट्रेडर, दैट टू प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप को छोड़ दिया हमने, कंपनी को छोड़ दिया, एनपीओ को छोड़ दिया, ठीक है। इस एजम्पशन के साथ अभी हम लोगों का फुल बुक 1, आपके पास 2 बुक है, 2 स्टडी मैट है, तो स्टडी मैट आपका पूरा स्प्लिट किया हुआ है 2 बुक में। तो फर्स्ट बुक में हम लोग सिर्फ ट्रेडर के लिए, वो भी प्रोप्राइटरशिप की बात करेंगे। जब सेकंड बुक आएगा तो फाइनल अकाउंट का पहला चैप्टर सेकंड बुक में है, फाइनल अकाउंट। तो उसके बाद एनपीओ भी वहीं आएगा, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग भी वहीं आएगा, पार्टनरशिप भी वहीं आएगा, कंपनी भी वहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग, अब आपको पता चल गया हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं। अब हम लोग आते हैं स्टेप्स नंबर 4, थर्ड था वाई अकाउंटिंग, नंबर 4 इज स्टेप्स इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करना है, हमारा टारगेट क्या है, मकसद क्या है, फाइनल अकाउंट बनाना। हमारा मकसद जर्नल नहीं है, जर्नल एक पड़ाव है, एक सीढ़ी आप बोल सकते हो। टारगेट क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव को याद करो, पॉइंट नंबर 2 में पढ़े रहे थे अभी। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग ही 2 है, टू नो द रिजल्ट एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। तो रिजल्ट जानना है और फाइनेंशियल पोजीशन जानना है, उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, हमको बनाना वही है, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। लेकिन रास्ता कहाँ से शुरू होगा, हमारा जर्नी कहाँ से शुरू होगा, नंबर 1 जर्नल, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जैसे आप ट्रायल बैलेंस बना लोगे, यू विल बी एबल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जर्नल लीड्स टू लेजर, लेजर लीड्स टू ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से आप फिर सब एडजस्टमेंट्स दिए रहते हैं, उससे आप क्या बनाते हो, ठीक है। जर्नल बनाने की प्रक्रिया को ही रिकॉर्डिंग बोलते हैं। जब लेजर बनाते हैं तो क्लासिफिकेशन इसी को बोला जाता है, और जब समराइजेशन इज द नेम गिवन टू ट्रायल बैलेंस, और समरी बनाने के बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ड्राफ्ट करते हैं। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग का स्टार्ट ही होगा जर्नल से। स्टार्ट करें, अब हम लोग अपने जर्नल चैप्टर में आ जाते हैं। जर्नल तो सबको आता होगा, जर्नल ड्राफ्ट करना तो आई थिंक जैसे मेरी बात हुई, हर्ष या ऋतुराज ना, आप लोग फिर से अपना नाम बोल देना, शीतल एंड मनीषा। तो मुझे यही जान के लगा कि नहीं, आपको नॉलेज है, 11th-12th में फाकी नहीं मारा है। अच्छा, कोविड के टाइम आप 11th में थे या 12th में, और 12th आपने रेगुलर क्लास किया है स्कूल में जा कर के? आधा से, चलो तब भी कुछ तो बेहतर है। इसके पहले वाले बैच के बच्चे तो पूरा 2 साल उनका 11th-12th बिना स्कूल जाए कवर हो गया। एनीवे, तो टेल मी, जर्नल कैसे ड्राफ्ट करते हैं, मतलब व्हाट डू यू थिंक। सपोज एक मशीन खरीदे, क्या सोच के आप जर्नल बनाते हो? जर्नल का क्या होगा? वी परचेज अ मशीनरी फॉर ₹5 लाख। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज डाउन, दिस इज अ रूल, है ना, गोल्डन रूल्स, वेरी गुड। तो ये क्यों लग रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज ऑन, ही सेड। यही रूल है भी, दिस इज द रूल। तो एक ही रूल है कि 3 रूल है?
Just a minute, may I pause? You were talking about rules. जर्नल करने के लिए कुछ रूल्स हैं, दैट इज नोन एज गोल्डन रूल्स, है ना? क्या क्या रूल है, कोई बताएगा? 3 रूल, हाँ बताइए। यस, पर्सनल अकाउंट, बोलिए। वेरी गुड, डेबिट द रिसीवर। ऋतुराज सुन रहे हो ना? याद करना पड़ेगा इसको। सेकेंड रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। वेरी गुड, हर्ष बोलो। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट ना? अब ये रूल 3 तो रूल हैं, लेकिन तीनों किस पर लगेंगे? क्या किसी भी अकाउंट में कोई भी रूल लग जाएगा? नहीं। तो अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया है, राइट ना? 3 तरीके के हमारे। अब अकाउंट्स क्या है? तो ट्रांजेक्शन्स का नाम रख दिया गया अकाउंट्स। जैसे हम लोग का नाम कुछ ना कुछ रखा गया है, क्यों रखा गया है वी डोंट नो, तो वैसे ही जिसने अकाउंट को बनाया, इस मेथड को, दिस इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। किसने बनाया है डबल एंट्री सिस्टम? ल्यूका पेसियोली। ल्यूका पेसियोली वॉज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो उसने एक वर्ड यूज़ किया, अकाउंट्स, राइट? नोट्स में आपको मिलेगा, चैप्टर 1 में ये सारी बातें हैं, तो उसका नोट्स अभी आपको कुछ दिन में मिल जाएगा, उसमें ये चीज़ लिखी रहेंगी, राइट? तो उसने हर ट्रांजेक्शन के आगे एक वर्ड लगा दिया अकाउंट। जैसे सैलरी है तो क्या लिख दिया? सैलरी अकाउंट। कैपिटल है तो क्या लिख दिया? कैपिटल अकाउंट। क्यों लिखा? ये उसकी मर्जी थी, क्लासिफिकेशन के लिए लिखा। वी कैन नॉट से, राइट? अब बैंक मोड का नाम बैंक मोड क्यों पढ़ा? अब ऐसा भी, हाँ इसका भी एक रीज़न है कि देयर आर सो मेनी बैंक्स, बट एवरी टाइम यू कांट से हीरापुर का नाम हीरापुर क्यों पढ़ा? यू कैन नॉट से दिस, गेटिंग द पॉइंट। तो दिस इज समथिंग कि हमें एक मिला है ऊपर से कि नहीं, इसको अकाउंट वर्ड आपको यूज़ करके आगे बढ़ना है। तो एनीवे, सो वी आर गोइंग। तो उससे सारे ट्रांजेक्शन्स को 3 भागों में बांट दिया, स्प्लिट कर दिया। नंबर 1 को लिखा पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 वाज रियल एंड द लास्ट वाज नॉमिनल, ठीक है? पर्सनल अकाउंट का मतलब बताइए, या डेफिनेशन या मतलब जो भी आप कह सकते हो अपने शब्दों में। पर्सनल अकाउंट क्या है? विच रिलेट्स टू अ पर्सन, जो एक पर्सन से रिलेट करता है। पर्सनल अकाउंट्स आर दोज विच रिलेट्स टू अ पर्सन, है ना? जैसे अब पर्सन का एग्जाम्पल चाहिए। पर्सन मतलब एग्जाम्पल दीजिए भाई, एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्पल से ही भरे रहेंगे हमारे क्वेश्चंस। नंबर 1, एनी नेम लाइक मिस्टर राम, श्याम, एक्स वाई जेड, राइट? और दूसरा एग्जाम्पल दो। ये इंडिविजुअल हो गया, दिस इज नोन एज इंडिविजुअल, यस? कैपिटल को हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में रखेंगे। ये डायरेक्ट एक पार्टनरशिप फॉर्म, एक पार्टनरशिप फॉर्म जैसे एक्स वाई जेड एसोसिएट्स, ये कोई भी नाम है। तीसरा क्लब, चौथा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, एनी कंपनी, एनी कंपनी। कंपनी का नाम जैसे हो सकता है एक्स वाई जेड लिमिटेड। कंपनी है तो लास्ट में वर्ड लिमिटेड जरूर रहेगा, ये आप लोगों को पता होगा। एक क्लब हो गया, एक कंपनी हो गई, और क्या एग्जांपल्स है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इफ आई से अबाउट BCCL तो दिस इज ऑल्सो अ पर्सन। एनी कॉलेज, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी AOP आप लिख दो। AOP का मतलब क्या हो गया? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, these are example of what? These all are example of
पर्सनल अकाउंट। और इसके बाद एक एग्जाम्पल, एक कॉमन इसके अंदर काफ़ी सारे आएंगे, आर्टिफिशियल पर्सन, नहीं सॉरी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब जो डायरेक्टली पर्सनल नहीं है बट इट रिप्रेजेंट अ पर्सन। अब इसमें एग्जाम्पल तुम्हारा बैठेगा, नंबर 1 इज कैपिटल अकाउंट, नंबर 2 इज कैपिटल का उल्टा क्या होता है, ड्राइंग। और आइडिया और बताओ क्या हो सकता है इसमें। नेचुरल में तो ये हो गया मिस्टर राम, कैपिटल को क्या आपने नेचुरल में पढ़ा है? कैपिटल अपने आप में एक रिप्रेजेंट करता है मालिक को, ठीक है। कैपिटल इन इट सेल्फ रिप्रेजेंट्स अ पर्सन। कैपिटल कैसे नेचुरल है, कैपिटल का मतलब क्या हुआ, कैपिटल दिखता, आप एंट्री करते हो, हम लोग आएंगे इसमें, बट दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। और कोई एग्जाम्पल, लोन, बैंक, बैंक हम लोगों को इसमें एग्जाम्पल लेना चाहिए था, हम क्लब के ऑब्लिक करके यहाँ बैंक लिख देते हैं, ठीक है ना। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। और डेटर्स, क्रेडिटर्स, बीआर, बीपी, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, या इनकम अक्रूड, या इनकम रिसीव्ड इन, इनकम अक्रूड का उल्टा क्या होता है, रिसीव्ड इन एडवांस। ये these are the examples of representative। why representative? actually जैसे कैपिटल, अगर ये मिस्टर एक्स का बिजनेस है और वो कैपिटल इंट्रोडक्शन किया, क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। जो पैसा देता है जनरली लिखना चाहिए बैंक टू एक्स, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि आप अपने बुक में अपना नाम नहीं लिख सकते। इन द बुक्स ऑफ एक्स हम लोग लिख रहे हैं तो एक्स के अलावा सबों का नाम आएगा, एक्स का नाम नहीं आएगा। तो एक्स की जगह आप क्या लिखते हो, यू राइट कैपिटल। तो एक्स इज रिप्रेजेंटिंग द ओनर, कैपिटल इज रिप्रेजेंटिंग द ओनर, सो इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। गॉट इट? इज दिस क्लियर? समझ में आया हम क्या बोले? कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है मालिक को। ड्राइंग भी पैसा निकाल लेना, ड्राइंग क्या है, दिस इज रिवर्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब पैसा बिजनेस में लाना, ड्राइंग का मतलब मनी को बिजनेस से निकालना। मनी को बिजनेस से निकालने को ड्राइंग करते हो, तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा ना। ड्राइंग का क्या एंट्री होता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट। बैंक टू कैपिटल से उल्टा हो गया ड्राइंग टू बैंक। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग, पैसा किसने निकाला उसका नाम आना चाहिए था, यहाँ पर ड्राइंग नहीं आकर के यहाँ किसका नाम आना चाहिए था, मिस्टर एक्स का। पर फिर एक वही हमारा रूल है कि अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखना। गॉट इट? डेटर, जैसे डेटर कौन होते, हु आर डेटर्स, टेल मी, हु आर डेटर्स। पैसा मिलेगा या और बेहतर तरीके से सोचो, जिसको हमने गुड्स बेचा है उधार में, टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, है ना, जिनको हमने सामान बेचा। डेटर्स आर आवर कस्टमर्स, डेटर्स आर आवर कस्टमर्स टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो अगर आपने सपोज करो श्याम को गुड्स बेचा, तो आप क्या एंट्री लिखोगे, श्याम टू सेल। जब तक श्याम लिख रहे हो ये पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सन है। गेटिंग द पॉइंट? ये कौन है, नेचुरल पर्सन है। बट श्याम, राम, मोहन, दे आर सो मेनी डेटर्स, सो मेनी पर्सन्स, आप उनको एक कॉमन नाम देते हो। कॉमन नाम क्या होता है, सिंपली डेटर्स या सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर रिप्रेजेंट अ पर्सन और क्लस्टर ऑफ पर्सन्स। तो ये कौन होंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल।
ठीक है। क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर्स जिनसे हमने गुड्स खरीदा उधार में। तो जब हम लोग क्रेडिटर टू परचेज करते हैं, क्या करते हैं? क्रेडिटर टू परचेज परचेज टू क्रेडिटर कर रहे हैं। व्हेन आई एम राइटिंग क्रेडिटर टू परचेज टू क्रेडिटर, तो ये जो टू क्रेडिटर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे किनको? हमारे सप्लायर्स को, जिन्होंने गुड्स हमें दिया है उधार में। अच्छा एक बात बताओ, एक और एग्जांपल। सपोज यू हैव वन स्टाफ एंड हिज नेम इज मोहन। मोहन नाम का आपके पास एक स्टाफ है, आपने उन्हें सैलरी दिया। टेल मी द जर्नल। सैलरी दिया 5,000 रुपये, सैलरी टू बैंक। क्या ये सही है? बाकी तीनों से पूछ रहे हैं, क्या ये सही है? आंसर इज यस, ठीक है ना, राइट। 5,000 दे दिया, टोटल देना था 8,000 रुपये, जिसमें आपने 5,000 दे दिया और 3,000 देना बाकी है। जो देना बाकी है उसका एंट्री बताओ तो। आंसर आ रहा है सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ सैलरी आउटस्टैंडिंग टूवर्ड्स होम, तुम्हारा आंसर एक सेकंड के लिए सही था, टू मोहन, है ना। सैलरी ड्यू है किसको? मोहन को। लेकिन मोहन नहीं लिख करके हम लोग क्या वर्ड लिखते हैं? सैलरी आउटस्टैंडिंग। इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन नेम्ड मोहन। सो ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। गॉट द? अब समझ में आ गया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं अब हमारे लिस्ट में। कैपिटल ड्राइंग, डेटर क्रेडिटर, BRBP, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड, इनकम अक्रूड नॉट येट रिसीव्ड या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है। अब इनका रूल क्या है? सारे पर्सनल अकाउंट आपके पास आ गए, कुछ एग्जाम्पल्स भी आ गए। रूल क्या है? रूल भी पढ़ लेते हैं हम लोग। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। व्हाट डज इट मीन? जर्नल जब हम लोग बनाते हैं, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है? टेल मी द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल। एक बार ओके हम लोग यहाँ आते हैं। ये कुछ इसी तरीके का फॉर्मेट होता है ना। अमाउंट का 2 कॉलम, ओके। फर्स्ट इज फॉर डेट, सेकेंड इज फॉर, थर्ड लेजर फॉलियो, फिर इन रुपीज़, क्योंकि इंडिया में तो रुपीज़ है। अगर कहीं और होते, लंदन में होते तो वो लंदन में होते तो पौंड में होता, US में होते तो डॉलर में होता, अपने अपने करेंसी में। क्रेडिट अमाउंट इन ब्रैकेट आई एम राइटिंग रुपीज़, ठीक है। तो वॉट एवर जिस डेट पे ट्रांजेक्शन हुआ वो यहाँ आ जाएगा। पर्टिकुलर्स। अच्छा, डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? अगेन दो, डेबिट फॉर डॉक्टर एंड क्रेडिट फॉर कंपाउंडर यहाँ नहीं है। DR इज फॉर डेबिट एंड CR इज फॉर क्रेडिट। तो फॉर एवरी ट्रांजेक्शन दे आर 2 एस्पेक्ट्स। हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, कुछ मिलता है तो कुछ देना पड़ता है। नथिंग इज फ्री, क्योंकि हम लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं। कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस में इफ़ यू आर गिविंग समथिंग, कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा, और कुछ लेना है तो कुछ देना ही पड़ेगा। जिसको हम लोग, आप लोग इसको और डिटेल में जब आप लॉ पढ़ोगे, सर आपको पढ़ाएंगे, दिस इज नोन एज कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, वट एवर यू गेट इन रिटर्न इज नोन एज योर कंसिडरेशन। तो इसीलिए डेबिट भी हमें करना है, क्रेडिट भी करना है। इफ़ आई एम गेटिंग समथिंग आई हैव टू गिव समथिंग, और अगर कुछ मिल रहा है तो कुछ देना भी पड़ेगा। गॉट इट ना। तो ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट है। ऊपर में भी लिखते हैं ना, इन द बुक्स ऑफ, है ना, इन द बुक्स ऑफ सच एंड सच से मिस्टर एक्स, राइट। अब यहाँ पर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये हमारा रूल पहला है। लेकिन ये उन्हीं पर लागू होगा जो पर्सनल अकाउंट है, बाकी रियल और नॉमिनल पर ये रूल लागू नहीं होगा। तो पर्सनल अकाउंट जैसे मिस्टर राम या मिस्टर एक्स हैज़ स्टार्टेड हिज बिजनेस, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है विथ ₹10 लाख।
तो एक कैश आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, मिस्टर एक्स आ रहा है, राइट। तो मिस्टर एक्स क्योंकि उसी का बुक है उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल। कैश इज अ रियल अकाउंट, तो इस पर ये रूल लागू नहीं होगा जो हम लोग रूल सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट रूल वो किस पर लागू होगा, कैपिटल पर। तो अब हमें ये देखना है, दिस इज द बिजनेस, ये हमारा बिजनेस है, यहाँ पर पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है, एक्स दे रहा है। एक्स को बताओ ये रिसीवर है या गिवर है, किसके लिए, बिजनेस के लिए। हर ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस के लिए एक्स रिसीवर है या गिवर है, एक्स इज अ गिवर। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर हमारा रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो 2x होगा, ये कंफर्म हो गया। डेबिट क्या होगा, क्योंकि रियल अकाउंट है कैश में, तो उसका रूल अभी पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन क्रेडिट क्या होगा, ये कंफर्म हो गया, जो गिवर है वही यहाँ आएगा, और गिवर तो मिस्टर एक्स है। और एक रूल और हम लोगों ने पढ़ लिया था, एक धारणा बना ली है कि अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखना, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्स वी विल राइट कैपिटल, तो टू कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, राइट। सेकेंड रूल में आते हैं। सेकेंड रूल इज अबाउट कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के एग्जाम्पल्स दो, या पहले डेफिनेशन दो। रियल अकाउंट आर दोज विच कैन बी टच्ड, याद आया, और सीन, टच्ड और सीन, और तीसरा और फेल्ट, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। अगर छू नहीं सको, देख ना सको, तो कम से कम अदृश्य है ये, लेकिन उसको फील कर सकते हैं। तो टच्ड और सीन का एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, ऑल, सिर्फ एसेट मत बोलो बेटा, फिक्स्ड एसेट। एसेट तो डेटर भी है, डेटर भी तो एसेट है। तो क्या डेटर आपका रियल अकाउंट है, आंसर इज नो, डेटर तो पर्सनल अकाउंट में चला गया, वो रिलेट्स टू अ पर्सन। ऑल फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेंटरी, इन्वेंटरी मतलब क्लोजिंग स्टॉक, और कैश और बैंक, ठीक है। ये आपके कौन से अकाउंट हो गए। ऑल फिक्स्ड एसेट का एग्जांपल मुझे देना पड़ेगा कि आपको आता है फिक्स्ड एसेट का एग्जांपल, टेल मी। फिक्स्ड एसेट बहुत आसान, नंबर 1 लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, फिर लूज टूल्स, ये सब सुना होगा, ठीक है। ऑफिस फर्नीचर तो इसी में आगे, जनरली यही सारे। लाइव स्टॉक्स, लाइव स्टॉक सुना है, लाइव स्टॉक मतलब जानवर, जैसे डेयरी फार्म आप चला रहे हो, तो जितनी गाय हैं तो वो आपका फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। आप यू आर नॉट सेलिंग द काउ, यू आर यूजिंग द काउ टू जनरेट रेवेन्यू। आप गाय को बेच नहीं रहे हो, गाय को यूज कर रहे हो व्यापार करने के लिए। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट एक और होता है बेटा, फिक्स्ड एसेट को अगर हम डिफाइन करें तो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 इज टेंजिबल, है ना। टेंजिबल का मतलब टच्ड और सीन, और इनटेंजिबल का मतलब छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन एसेट है। नंबर 1 एग्जाम्पल, वेरी गुड, गुडविल। नंबर 2 सॉफ्टवेयर। नंबर 3 ट्रेडमार्क, पेटेंट एटसेट्रा, ठीक है ना। तो क्या ये भी हमारे एसेट है, हाँ जी ये भी हमारे एसेट है। ये थर्ड कैटेगरी में आता है। रियल अकाउंट है फेल्ट, जिनको हम फील कर सकते हैं। और रियल अकाउंट का अब रूल आते हैं। रियल अकाउंट समझ में आ गया आपको सारे। रियल अकाउंट दिखता कहाँ है, एक और चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे, ट्रेडिंग पीएल में दिखता है या बैलेंस शीट में दिखता है। ये रियल अकाउंट आपको दिखेगा डायरेक्ट, कहाँ दिखेगा, टच करने पर होगा। दिस इज इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहाँ पर फिक्स एसेट दिखता है ना, ऑल फिक्स एसेट, चाहे टेंजिबल हो
चाहे नॉन टेंजिबल हो। नंबर 1 इन्वेंट्री भी यहीं पर दिख गया, इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक। नंबर 3 कैश इन हैंड। नंबर 4 कैश एट बैंक। बस यही 4 आइटम आपके रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट का रूल क्या है, टेल मी। वेरी गुड, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब देखते हैं राम, एक वही वाला एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ने बिजनेस में पैसा लगाया। कितना लगाया था, शायद 10 लाख मैंने कहा था ना, एनीवे 10 लाख रुपया लगा रहा है। तो इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है, एक कैश और दूसरा मिस्टर एक्स। अब आप जान सक रहे हो कि कैश में कौन सा अकाउंट है, रियल है, और मिस्टर एक्स कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है। तो रियल अकाउंट में रियल का रूल लगेगा, पर्सनल में पर्सनल का। तो रियल का रूल क्या लगेगा, अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, कम्स इन या गोज आउट, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, बिजनेस में आ रहा है। तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश विल बी डेबिटेड ना। और एक्स में आप क्रेडिट व्हाट गोज आउट नहीं लगा सकते हो, ऐसे आपको पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना पड़ेगा। पर्सनल अकाउंट क्या बोल रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मिस्टर एक्स इज द गिवर, सो वी विल हैव टू राइट मिस्टर एक्स, क्योंकि एक्स ही ओनर है, तो वी आर राइटिंग कैश टू कैपिटल वॉट एवर बी द अमाउंट। 10 लाख हमने माना है यहाँ पर। गॉट इट, समझ में आया? इज दिस क्लियर? आई थिंक ये सब पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने ये सारी बातें ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ी होंगी, तो थोड़ा सा रिवाइज हो रहा होगा, बेहतर समझ में आ रहा है। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। 10 लाख रुपया लगा दिया, फर्नीचर खरीदा, 2 लाख का फर्नीचर खरीदा कैश दे करके। टेल मी, फर्नीचर टू कैश या फर्नीचर टू बैंक अगर हो रहा। अच्छा, इसको अगर जर्नल में पूरा डिटेल में करें तो 2 चीज़ें इन्वॉल्व हुई, एक फर्नीचर और एक कैश। फर्नीचर भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। जो आ रहा है व्हाट कम्स इन है, दोनों में वही रूल लगेगा। तो आंसर हो गया फर्नीचर कम्स इन है और कैश गोज आउट है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी एसेट, फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, कैश या बैंक अगर आता है तो डेबिट होगा, जाता है तो क्रेडिट होगा। गॉट इट? इतना सही रूल है। और थर्ड अकाउंट कौन सा है, तीसरे तरीके का अकाउंट हमारे पास है नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल का मतलब क्या हुआ? नॉमिनल वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है, आप यूज़ करते हो। नॉमिनल चार्ज है, ये वर्ड यूज़ करते हो। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हो, मूवी देखने गए और साथ में एडिशनल वो कुछ चार्ज ले रहा है, अरे बहुत नॉमिनल, 1 रुपया 2 रुपया का एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है। नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब हैविंग वेरी लो वैल्यू और नो वैल्यू। ठीक है, नॉमिनल का मतलब नाम मात्र। ओके, क्यों इसका ऐसा नाम है हम आगे जाके आपको समझाएंगे। नॉमिनल अकाउंट अगेन सेग्रीगेट किया था 2 भागों में। नंबर 1 इज एक्सपेंसेस, राइट ना, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड इनकम एंड इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एग्जाम्पल दो, सैलरी, यस, सैलरी, वेजेस, एडवर्टीजमेंट, रेंट पेड, जितने भी खर्चे हैं, जो भी आपको पीएल बनाया है ना, ट्रेडिंग पीएल बनाया है, तो उसके डेबिट साइड को दिमाग में ले आओ। स्टार्ट ही होता है, ओपनिंग स्टॉक को छोड़ दो, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, उस कैरेज इनवर्ड, और उसके बाद पीएल में तो खर्चे ही खर्चे, बैड डेट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवलिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, सो मेनी एक्सपेंसेस। ये सारे एक्सपेंसेस है बेटा, और सबको आप देखो ट्रेडिंग पीरियड में डेबिट साइड ही लिख रहे हो, और यहाँ रूल भी क्या है, इनको डेबिट करेंगे। लॉस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इनकम, इनकम का पहला एग्जाम्पल है सेल, वेरी गुड। दूसरा एग्जाम्पल
कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। गेन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है ना। तो इनको क्या करना है, क्रेडिट रूल वही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड सारी चीज़ें आ गई, तीनों रूल आ गया। अब कोई भी एग्जाम्पल अगर आप बुक से चलो, यू आर एबल टू ड्राफ्ट। बुक हम लोगों ने खोला था ना शायद, ये आप रीड करोगे घर में एक बार बुक खोल के, अकाउंट्स पर्सनल, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। हमने दो ही में किया। जो नेचुरल मतलब सिर्फ मिस्टर एक्स हो गया, श्याम राम, उसके अलावा जो भी लिख दिया लीगल, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बैंक है, HDFC बैंक हो गया या फिर क्लब का नाम हो गया, दिस ऑल आर आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। तो आपने देखा इम्पर्सनल में अगर आपसे पूछे कितने तरीके का अकाउंट होता है तो आप 3 नाम बोलना बेटा, एक पर्सनल बोलना, दूसरा रियल, तीसरा नॉमिनल। ये पर्सनल और इम्पर्सनल मत बोलना, ठीक है। आफ्टर दैट डबल एंट्री सिस्टम जो भी है हम लोग अभी जो भी पढ़े हैं, पहले हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन में आएंगे। बुक को हम लोग जो स्किप कर रहे हैं वो अगले क्लास में उसको फिर से लेंगे, ठीक है। तो जैसे यही छोटा सा क्वेश्चन है, हालांकि इसका जर्नल बनाने नहीं बोल रहा है, इफेक्ट बताने बोल रहा है, बट स्टिल अगर इसका जर्नल हम लोग बनाना चाहे, आर स्टार्टेड बिजनेस विथ 5000, यू नो बैंक या कैश टू आर हो रहा, कैश टू कैपिटल हो रहा है, लेकिन एक बार थोड़ा डिटेल में सोचो। जर्नल बनाने के लिए इसमें 2 चीज़ इन्वॉल्व है, एक तो कैश इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा क्या इन्वॉल्व हो रहा है, मिस्टर आर क्योंकि बिजनेस है तो उसको कैपिटल लिख देते हैं। ये इस पर कौन सा रूल लगेगा, रियल का, इस पर कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल का। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश आ रहा है, कम सीन है, तो कैश डेबिट हो जाएगा, और द गिवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर टू कैपिटल, राइट ना, गॉट इट। हम इसको इरेज कर देंगे यहाँ पर, फिर सेकंड में आएंगे, राइट, इरेज कर दें। सेकेंड पॉइंट है ही परचेज फर्नीचर फॉर 1200, ही परचेज फर्नीचर फॉर 1200। तो यहाँ पर भी 2 चीज़ें आ रही है, एक फर्नीचर अकाउंट आ रहा है और एक कैश आ रहा है। ये भी रियल है, ये भी रियल है, राइट। जो कम्स इन हो रहा है, अब रियल का रोल वही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, जो कम्स इन हो रहा है फर्नीचर को डेबिट कर दो, जो गोज आउट हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो। अमाउंट अपने दिया हुआ है 1200, गॉट इट, हो गया ना। थर्ड में आते हैं हम लोग, पेड सैलरी टू हिज क्लर्क। तो इसमें बताओ मुझे कौन सा 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, सैलरी और टेल मी सैलरी और कैश, वेरी गुड। तो ये सैलरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, एन फॉर नॉमिनल, इतना शॉर्ट हम लिखे चलेगा ना, एन फॉर नॉमिनल। और कैश कौन सा अकाउंट हो रहा है, रियल। तो नॉमिनल अकाउंट में आप देखो सैलरी एक्सपेंस है या इनकम है, तो एक्सपेंस को क्या करना है, डेबिट और एक्सपेंसेस, तो सैलरी विल बी डेबिटेड, राइट। और कैश पर कौन सा रूल लगेगा, गोज आउट का रूल लगेगा, ये जा रहा है सैलरी टू कैश, ठीक है। फोर्थ, पेड रेंट, तो सैलरी की तरह ही रेंट है, क्योंकि रेंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है, एक रेंट और कैश, तो आंसर विल बी रेंट टू कैश। फिफ्थ इज रिसीव्ड इंटरेस्ट, दिस इज इनकम, राइट ना। अब इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हो गई जब हम इंटरेस्ट की बात की है, क्या क्या है, टेल मी। एक इंटरेस्ट है और दूसरा क्या है, कैश है, कैश ही आएगा इंटरेस्ट के रूप में, या बैंक आएगा, राइट ना। तो दिस इज द नॉमिनल अकाउंट एंड दिस इज द रियल अकाउंट। नॉमिनल में भी ये इनकम है, डेबिट एक्सपेंसेस क्रेडिट इनकम, तो 2 इंटरेस्ट होगा ना। और कैश में कम्सिन है, कैश आ रहा है, विल द आंसर विल बी कैश टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, गॉट इट, समझ में आ गया, रिवाइज हुआ। इज दिस क्लियर कि और स्लो चलना है, राइट ना, ओके। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ और बनाने बोला था, हम लोगों ने जर्नल ही ड्राफ्ट कर दिया,
नाउ दिस इज टाइम फॉर योर होमवर्क। ट्रांजेक्शन्स किसे कहते हैं, अगर आप इसको रीड करोगे घर में तो आपको वही चीज़ पता चलेगा जो हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी बिजनेस एक्शंस आर नोन एज ट्रांजेक्शन्स। ओके, हाँ अब देखो यहाँ पर ड्यूअल एस्पेक्ट है, टू अप्रोच। जर्नल लिखने का दो अप्रोच है, वन इज अकाउंटिंग इक्वेशन और सेकेंड इज ट्रेडिशनल। आज हम लोग जो कवर किए हैं दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच का दूसरा नाम एक और है, क्या है? अमेरिकन नहीं, एक और क्या होता है? ब्रिटिश। दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश अप्रोच। और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच का और नाम है अमेरिकन, राइट? ओके, तो आज हम लोग वी हैव गॉन थ्रू सम लेंदी प्रोसेस। लेंदी मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच, ये लेंदी है, इससे आसान है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अब हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे, ठीक है? थोड़े पहले थोड़ा भारी भरकम चीज़ सीख ले, वो आ जाएगा। आप देखोगे रूल याद करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सारे जर्नल सही होंगे। कैसे होंगे? जब हम लोग अमेरिकन अप्रोच में आएंगे, राइट? सो कुछ होमवर्क रखेंगे क्या? ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। इफ़ आई कम टू जर्नल ट्रेडिशनल अप्रोच क्लासिफिकेशन, यहाँ से आप पेज नंबर 2.13 से ट्रेडिशनल अप्रोच, आप इसको घर जा कर के रीड कर सकते हैं। रिवाइज अगर करने का मन है आप इसको एक बार खोल के देख लेना। एवरीथिंग जो हम लोगों ने आज कवर किया, गोल्डन रूल्स, दिस ऑल आर रिटन एंड दिस इज होमवर्क एग्जाम्पल। मॉडर्न क्लासिफिकेशन अभी हम लोगों ने नहीं कवर किया है। Illustration 4 is your homework and we will follow only traditional approach. आप अकाउंटिंग इक्वेशन में अभी होमवर्क नहीं रखोगे, आप ट्रेडिशनल से बनाकर वही सोचना है क्यों डेबिट हो रहा है। रियल अकाउंट है, कम्स इन है, डेबिट हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, डेबिट हो जाएगा। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, द रिसीवर है, डेबिट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो आप ये सोच करके थोड़ा बनाओ, क्योंकि आगे जाके हम लोग उसको यूज़ नहीं करने वाले हैं, गोल्डन रूल यूज़ नहीं करेंगे। तो इस क्लास में जब जर्नल बना रहे तो थोड़ा सा सोच के बना लें ताकि वो एक बार हमारे माइंड में सेट हो जाए। तो दिस इज इलस्ट्रेशन 4, एक ऊपर में एग्जाम्पल था, वो आपका एक होमवर्क और चाहिए बड़ा सा होमवर्क अगर बना सकते हो तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 बस, और नहीं, राइट? फ्रॉम कौन सा मेथड? ट्रेडिशनल अप्रोच, राइट ना? सो अब यहीं तक क्लास को हम लोग कवर करते हैं, मतलब बंद करते हैं।